अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नैशकास्ट। आज हम वापस आए हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, जहां हम कंटिन्यू करेंगे नबील शेख के साथ अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से को। पिछले एपिसोड में हमने जानने की कोशिश करी कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को किन किन स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है और इंटरनेशनल वर्क प्लेसेस में कल्चर डिफरेंसेस क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात हमें अभी भी जानने हैं, जैसे कि क्या मिडल ईस्ट में पाकिस्तानी प्रोफेशनल से हाई एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं और क्या वो उन पर पूरा उतर पाते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए एक एडवांटेज हैं या एक प्रेशर, और क्या वो मुश्किलात हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ती हैं, और क्या कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट को उसकी खोई हुई इज़्ज़त वापस मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने 2013 से आई गेस आप सऊदीया चले गए थे, राइट? और वहाँ से लेकर अभी तक 2024 तक सऊदीया के अंदर है। तो आपका फ़ॉरेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ के फ़ॉरेन बॉसेस से एक्सपीरियंस कैसा रहा? पाकिस्तानीज़ की जो स्टीरियोटाइप हैं पाकिस्तानीज़ से कनेक्टेड के ट्रस्टवर्दी नहीं हैं एंड ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, उन स्टीरियोटाइप्स को कैसे टैकल किया आपने? स्टीरियोटाइप्स हमारे प्रोफेशन के अंदर जो हैं, मुझे एडवांटेज ये था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पाकिस्तान से जाते हैं उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है जीसीसी के अंदर, उनको काफ़ी रिगार्ड किया जाता है। लेकिन इसकी फ़्लिप साइड ये है कि उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। यानी अगर हाई परफॉर्मर है तो पाकिस्तानी हाई परफॉर्मर की एक अलग डेफिनेशन है उनकी नज़र के अंदर। तो जब पाकिस्तानी हाई परफॉर्मर की अलग डेफिनेशन होगी और उनको, इसका मतलब है कि उनका बार थोड़ा ऊपर है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा माइल देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एफ़र्ट मारनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एफ़र्ट की मैंने। पाकिस्तानी बॉसेस के साथ भी काम किया, यहाँ पे भी बाहर भी, और देसी बॉसेस कहूँगा क्योंकि इंडियंस भी थे उसमें कुछ, तो मैंने देसी बॉसेस का काम किया। पाकिस्तानी और इंडियंस का जो माइंडसेट है काम करने का सेम है, ठीक है। और मैंने इन्हीं सबऑर्डिनेट्स के साथ काम, यानी तीनों लेवल पे थे, मेरे बॉस भी थे, मेरे साथ के लोग भी थे और मेरे नीचे भी सबऑर्डिनेट्स भी थे, डायरेक्ट रिपोर्ट्स भी थे, तो और हैं भी। और मैंने अमेरिकन्स के साथ भी काम किया। मेरा एनसीपी कैपिटल पे जो है मेरा ब्रांड डोनर, मेरा गोरा मेरा बॉस था अमेरिकन। और मैंने ब्रिटिश बॉस के साथ भी काम किया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा ब्रिटिश बॉस था। तो इन सब का वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। और देसियों को नॉर्मली ये होता है कि उनको माइक्रो मैनेजमेंट एंड सो कॉल्ड परफेक्शन पे वो होता है। हमारे प्रोफेशन के अंदर ख़ास तौर पे कि वो परफेक्शन चाहेंगे और माइक्रो मैनेजमेंट करने लगेंगे, और जो काइंड ऑफ पेनफुल भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन अगर मैं बात करूँ अमेरिकन की, अमेरिकन ये है कि आपको वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी जितनी आसान बनाए उतना बेहतर है, और उनसे तब रब्ता करें जब आप समझते हैं कि उनसे रब्ता करना चाहिए, ठीक है। यानी वो चाहते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि आप अपनी जॉब परफेक्टली कर रहे हैं और आप एस्केलेशन के लिए उनके पास आएंगे, या जब जो आपकी बियॉन्ड पावर चीज़ है उसके लिए आप उनके पास जाएंगे। दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। ब्रिटिश लोग जो हैं वो इन दोनों का मिक्स है। वो क्योंकि वो उनका सोच का पैटर्न यही है कि वो दे वांट टू रिव्यू एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं। अगर उनसे बात भी करेंगे तो बहुत लंबी बात करते हैं, एंड दे लव स्पीकिंग, तो उनको आप जब भी बात कर रहे होंगे तो वो हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके बात करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का आस्पेक्ट है वो उन्हीं से आया है। मुझ में भी स्टोरी टेलिंग का आस्पेक्ट मैंने उनसे बहुत सीखा। स्टोरी टेलिंग अपने बॉस से भी, को हमेशा एक डिटेल में बात करेंगे। आप यूके जाएंगे, आप कहेंगे आपने कोई अच्छी जैकेट पहनी है, वो आपकी जैकेट की तारीफ़ करेगा। ट्रेन में बैठा हुआ एक आदमी आपकी जैकेट की तारीफ़ करेगा, आप उससे बातचीत करेंगे, वो आपको अच्छा दोस्त बन जाएगा। जब ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ आपका दोस्त बनाकर आप निकलेंगे, ठीक है। जो कि दूसरे जगहों पे नहीं होता, ख़ासतौर पे अमेरिकन, ख़ासतौर पे न्यूयॉर्कर से आप डील कर रहे हैं, वो टू दी पॉइंट बात करते हैं। इवन आपको रूड भी महसूस होता है कि यार इतनी टू दी पॉइंट बात कर रहा है आदमी, मतलब कोई इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये रहा। लेकिन रेपुटेशन एक वो था, वो अल्हम्दुलिल्लाह किया। सऊदी बॉस से भी डील किया। सऊदियों का ये है कि उनका अगर एक दफ़ा आपने ट्रस्ट जीत लिया, यानी अगर वो लगते हैं कि आप पे काउंट करने लगे, हाँ यार मैं इस पे रिलाई कर सकता हूँ, तो वो आप पे हर चीज़ पे रिलाई करने लगेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपकी जेडी से बाहर भी चीज़ें होंगी, उस पे भी आपको इंगेज करना शुरू कर देंगे। यानी आप उनके एडवाइज़र या कंसल्टेंट के रोल में आ जाएंगे फिर।
और वो आपके लिए प्लस भी है क्योंकि फिर आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है एंड दे रिवॉर्ड यू एज वेल, वेरी वेल, ठीक है। तो ये मेरा अभी तक जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, इतने अरसे बाहर रहने के बाद जो सबसे बड़ा मसला यूजुअली पाकिस्तानी फेस करते हैं वो है पाकिस्तानी पासपोर्ट इटसेल्फ। कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को दूसरे तो इज़्ज़त देते ही नहीं है, पाकिस्तानी ख़ुद इज़्ज़त नहीं देते। आपकी रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे, या आपका जो कौंसल जनरल होता है वही उसको ओन नहीं कर रहा होता, या वैसे असेस नहीं करते जैसे दूसरे मुल्कों के कौंसल जनरल्स उनको असेस करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएं। आप मोफ़ा की बात कर रहे हैं शायद, जो मोफ़ा में अटेस्ट होती हैं चीज़ें, यहाँ की मोफा बात में भी कर- अटेस्ट करते हैं, बट पाकिस्तानी पासपोर्ट इटसेल्फ, पासपोर्ट जो है वो आपकी आइडेंटिटी भी तो है। आप दूसरे मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के लोग कैसे एक्ट करते हैं, या क्या रिएक्शन होता है लोगों का? पाकिस्तानी पासपोर्ट मैंने मेरे ख़्याल से 9 से 10 मुल्क जा चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ जो है इमिग्रेशन में बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है पाकिस्तानी पासपोर्ट को। एक अलग से लाइन होती है उनकी और अलग स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है उन जगहों पे भी जहाँ ऑन अराइवल होना चाहिए, उन जगह पे भी। और उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी जैसे मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी बैगर्स हैं उस पे लीडिंग पाकिस्तानी हैं, जितने भी ये जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, और उनका मीडिया क्लियरली बता रहा है। पहले ही होता ये था कि न्यूज़ वगैरह में आता था कि एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व मिले ड्रग्स में या बैगिंग में। अब क्लियरली लिखा आता है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वो बात करते हैं पाकिस्तानी हो गए, एजम्पशन है, ठीक है। मैं भी कहीं जाता हूँ तो मुझे पाकिस्तानी बैगर्स आम मिल रहे होते हैं। अब आप इस तरह के लोग जब जाएंगे, अच्छा वो जाते क्या जैसे ड्रग्स का वाले वो एहराम के अंदर लपेट के भी लेके जा रहे हैं ड्रग्स, और जो बैगर हैं वो उम्रे के वीज़ा पे जाकर वहाँ जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं और वहाँ पे भी ये काम कर रहे होते हैं भीख मांगने का। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ये वही अनस्किल्ड लोग हैं, ये इतने अनस्किल्ड हैं कि ब्लू कॉलर काम भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, फारिग लोग हैं, ठीक है। और इनको समझे जैसे हमारी फर्म के अंदर सिकॉन्डमेंट लगती थी ना, तो ये बैगर्स की सिकॉन्डमेंट लग रही है वहाँ पे, यानी ये उनका एक्सपीरियंस लोकल है मांगने का, वो जा रहे हैं इंटरनेशनल मांगने के लिए, डॉलर्स में मांग रहे हो, ठीक है, या रियाल में या दरम से मांग रहे हैं। तो अब ये एक रेपुटेशनल मसला है। अगर वो 98% इस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं तो जो 2% क्लीन भी जाएंगे, या मैंने लेट्स से 98 बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं 80-20 भी बोल दूँ, तो जो 20% साफ़ लोग भी जाएंगे वो उसी छन्नी से गुजारेंगे, आपको उसी स्क्रूटनी से गुजारेंगे जिस स्क्रूटनी से वो पकड़ चुके हैं केस इस तरह के, ठीक है। तो और उनकी पुलिस का काम बढ़ा दिया इन्होंने यहाँ से वहाँ जाकर, ठीक है। ये जापान तक में भीख मांगने पहुँचे हुए, कैन यू इमेजिन। ये ईरान में भीख मांगने पहुँचे हुए। ईरान तो चलो बॉर्डर क्रॉस करना है, जापान में तो ये किसी तरह छुप भी नहीं सकते, ठीक है। यानी ये नहीं कि मेकअप करके बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। जैपनीज तो बिल्कुल एक अलग कौम है, रंगत अलग है, उनकी हाइट अलग है, उनके आँखें अलग हैं, उनकी नकुश अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। अब वो उसकी ज़बान अलग है, ज़बान, अब जैपनीज ज़बान एक मुश्किल ज़बान है, उसको सीखना, आपके एक्सेंट पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, आपके छुप भी नहीं सकते। तो वो मुंह पे दिख रहे हैं कि ये कोई नई कौम आ गई यहाँ पे, भीख मांगती है खाली, क्योंकि स्किल तो है नहीं। तो अब इस रेपुटेशन के साथ आप कहीं पे भी जाएंगे। मैं जॉर्जिया गया, वहाँ पे मुझे स्क्रूटनी का सामना, ऑन अराइवल था मेरा वहाँ पे जॉर्जिया पे, क्योंकि मैं कामा होल्डर था, तो ऑन अराइवल है कामा होल्डर्स के लिए। पाकिस्तान में शायद उसकी एम्बेसी नहीं है, काउंसलेट नहीं है, तो पाकिस्तानी शायद डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते जॉर्जिया, लेकिन सऊदीया के कामा होल्डर हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे मैं गया, यूएस में गया। यूएस का खैर मेरा बड़ा स्मूथ रहा प्रोसेस, कि यूएस के अंदर मेरा वीज़ा लगा हुआ था और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी एक अच्छी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यूएस के अंदर। तो उसने बस यही पूछा भी कितने पैसे लेकर आए आप। अच्छा, पैसों का सवाल नॉर्मली वो नहीं पूछी, लेकिन जब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि पैसे हैं या पैसे कमाने आए हो यहाँ पे। तो क्योंकि वेस्टर्न साइड पे उनको उन लोगों से मसला नहीं है, उन पाकिस्तानी इंडियन से मसला नहीं है जो वहाँ पैसे खर्च करने जा रहे हैं। उनको मसला उन लोगों से है जो वहाँ पैसे कमाने जा रहे हैं किसी दूसरे तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो एक बोझ है उनकी इकनॉमी में, ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे, कहीं रिकॉर्ड पे नहीं दिए। वही मसला है जैसे कराची में नहीं लोग आकर रह रहे हैं, सब कंज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो बैगर्स हैं ना इतने सारे, आके कर रहे हैं काम, वारदातें करने आए हुए हैं, सब कुछ करने आए हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे कहीं नहीं दिख रहे वो एक दर्द सर है उनके लिए वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और इस तरह की उनकी सोसाइटी को प्रॉब्लम क्रिएट करें उनकी सोसाइटी में, तो आप
को वो पसंद, तो वो सबसे पहले पूछते हैं भाई पैसे हैं, वो साबित कर दो पैसे, ठीक है, कहाँ रहोगे, वापसी कब है तुम्हारी। ये 3 उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो ये 3 सवाल ज़रूर पूछेंगे, वो कुछ पूछे ना पूछे, ठीक है। हाँ, अगर उनको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिलेगी फिर और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि भाई यहीं क्यों तुम फर्स्ट टाइम आए इसके अंदर। तो ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, सऊदी से सर आपका काम करने का तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उनका सलूक आपके साथ कैसा रहा, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, सऊदीज़ इन जनरल कैसे हैं लोगों के साथ? अच्छा, पहले मैं गया वहाँ पर, यानी पहले साल, तो मेरे जहन में ये था, और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छी खासी मुनासिब, पाकिस्तानी इंडियन सारे साथ ही रहते हैं, तो देसी कम्युनिटी मुनासिब है वहाँ पे। हाँ, और दुबई में जैसे मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन अच्छी खासी कम्युनिटी। तो आपको ना इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप वाइट कॉलर जॉब करें, क्योंकि इंग्लिश में वो सऊदीज़ मिलते हैं आपको जो इंग्लिश बोल रहे हैं, और आपको रोज़मर्रा में कहीं उनसे वास्ता नहीं पड़ता। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपसे वास्ता पड़ता है, जहाँ आपको लोकल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन और मैंने कहा भाई मैं क्यों सीखूं। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, या किसी और मुल्क जाते हैं जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो उनकी ज़बान सीखते हैं वो, राइट, और उनको ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी ज़बान में कंटिन्यू करें, उन्हें सीखनी है। तो मुझे लगा कि यार मेरे ख्याल से एक एथिकल जिम्मेदारी है कि मुझे इतनी तो आनी चाहिए कि मैं किसी से इंटरेक्ट कर सकूँ, एटलीस्ट समझ सकूँ ये बोल क्या रहा है, क्योंकि उसका एक्सेंट, एक ट्रेनिंग चाहिए मुझे उस एक्सेंट को अडॉप्ट करने के लिए। तो मैंने कहा एटलीस्ट समझ में आ जाए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह गुजारे लायक हो गई, ठीक है, कि हाँ भाई मैं अपनी बात उससे कन्वे कर सकूँ और उसकी पूरी बात समझ सकूँ चाह क्या रहा है मुझसे। तो ये इंटरेक्शन है। और फिर मैंने अपने सऊदी दोस्तों को भी मोटिवेट किया कि भाई आप मुझसे सऊदी में, मतलब अरबी में बात, सऊदी एक्सेंट में बात करें अरबी में, क्योंकि एक्सेंट भी वेरी करते हैं, डायलेक्ट्स अलग अलग हैं, तो डिफरेंट डायलेक्ट है, सऊदी का थोड़ा डिफरेंट डायलेक्ट है, तो आप वो समझें। और वो मैंने लोगों को इंकरेज किया, अपने सऊदी दोस्तों को, उन्होंने भी इंकरेज किया, सीखना चाहता तो सिखाया उन्होंने। इंटरेक्शन जो है, आप जब जाते हैं, खासतौर पर 10 साल पहले वो एक क्लोज सोसाइटी थी। क्लोज सोसाइटी वुमेन सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मैं समझाऊँ ना आपको, तो पंजाब जो है ना थोड़ा ओपन सोसाइटी है। अगर आपको कोई पंजाबी दोस्त है, ठीक है, या पंजाब में आपका, वो थोड़े खुले डुले लोग हैं, वो खुद कहते हैं अपने आप को खुले डुले से लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो शेयर करना जानते हैं, अपना खाना शेयर करेंगे, अपना कल्चर शेयर करेंगे, अपनी शादी में आपको बुलाएंगे, ये चीज़। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, वो एक क्लोज सोसाइटी है, ठीक है। अगर आपका बहुत करीबी बलोची दोस्त होगा तब वो आपसे वो बातें शेयर करेगा, क्योंकि उनके वैसे ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, कि ज़ाहिर सी बात है ट्रस्ट इश्यूज़ हिस्ट्री की बेसिस पे बनते हैं, तो उनके हैं जो हमें, मैं समझता हूँ, दूर करने चाहिए। तो वो एक क्लोज सोसाइटी है, वो ट्राइबल उसमें फॉर्म में रहते हैं, क्लोज सोसाइटी है, और बाहर वाले बंदे को वो दूर से पहचान जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर बहुत क्लोज़ फ्रेंड नहीं है, आपका ट्रस्ट उन पे देर से बिल्ड होता है, तो वो आपसे शेयर नहीं करते। अगर मैं आपसे भी बात करूँ, अगर आपका कोई बलोची दोस्त यहाँ पे है और आपका कोई पंजाबी दोस्त है, आप पंजाबी कल्चर के बारे में इसलिए ज़्यादा जानते हैं, उनकी मूवीज़ भी इस तरह बनती हैं, तो वो ओपन कल्चर है। अब सऊदी कॉन्टेक्स्ट में हम जाके समझते हैं, सऊदी उसी तरह ट्राइबल्स में रहते हैं, तो आप जब उनके साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, उनके कल्चर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर वो ओपननेस पे आते हैं, फिर वो आपसे शेयर करते हैं हर तरह की बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें, हर तरह की बातें। जैसे हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं ना, वो सबसे पहले उनको गालियाँ सिखाते हैं, दिस इज़ व्हाट दे हैव टू शेयर विद देम, राइट। हालांकि वो अच्छी बातें भी उनको सिखा सकते हैं और अच्छे काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको ये समझते हैं कि ये वो शेयर करना चाहिए जो बात अपनी ज़बान के कोई लफ्ज़ है, तो ये सिखाते हैं हम उनको। खैर, तो अब जैसे मैं सऊदी में, अगर आपसे कोई फ़ेवर आप किसी से मांगें, किसी सऊदी दोस्त से, ठीक है, अगर उसने बोला हाँ इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह वो उठते बैठते चलते फिरते इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो आपको इंशाल्लाह कर कर ये करे, यानी राइट हैंड से राइट आई और इस तरह करे, यानी ये इम्प्रेशन कर रहा है वो, ठीक है, और उसके बाद या वो नोज़ पे टच करे, ठीक है, इसका मतलब अब उसने कमिटमेंट दे दी आपको, सलमान खान वाली कमिटमेंट। अब मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा वाली कमिटमेंट। अगर उसने ये कर दिया ना, या ये कर दिया, अब यू कैन काउंट ऑन हिज वर्ड्स नाउ, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ देयर कल्चर, कि अगर एक सऊदी दूसरे सऊदी से इंटरेक्ट कर रहा है, वो जब तक ये नहीं लेगा उससे, वो नहीं छोड़ेगा उसका, अगर उसको ज़रूरी काम है उससे, ठीक है। तो वो जब उसको वो यही है, उसने बोला बस ये कह दिया उसने, या ये कर दिया कि हाँ बस कंसिडर डन, ठीक है, तो अब वो जेन्युइनली उसको करने की, कि उसने आपको ज़बान दे दी है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट को अब गल्फ़ की फाइनेंशियल मार्केट से कैसे कंपेयर करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़, साइज़ वाइज और एक्सपीरियंस वाइज?
अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट को जब आप बात कर रहे हैं तो मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात बताऊं आपको या फाइनेंस प्रोफेशन की बात बताऊं जो कि नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर दोनों को सर्व कर रहा है? मैं दोनों कवर करना चाहता हूँ। ओके, तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो है वो हेविली साउदीनाइज्ड है, ठीक है, 90% साउदीनाइजेशन रेशो है वहाँ पे। अगर आप बहुत ही हाईली स्किल्ड आदमी हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि PDPL रेगुलेशन आई है, उनको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए सऊदीया को। और जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में वो शॉर्ट हो जाएंगे, इतने चाहिए उनको, क्योंकि उनको ऑडिट भी करवाना है उनके और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। तो इस तरह अगर हम इसकी बात करें, इस तरह के स्किल सेट की बात करें, तो आपकी अभी भी जॉब हो रही है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में डायरेक्ट शायद हायरिंग ना हो रही हो, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वहाँ जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी हायर कर रही है लेकिन अपने किसी क्लाइंट के लिए हायर कर रही है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम फाइनेंस प्रोफेशन की बात करें तो वो हमेशा से एवरग्रीन है। वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर्स लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशन के लोग हैं वहाँ पर आज़ाद इकामा लेकर आए हुए हैं। आज़ाद इकामा यानी बेसिकली इन्होंने अरेंजमेंट कुछ किया हुआ है, किसी एम्प्लॉयर उनको टेम्प्रेरी होस्ट करे वहाँ पे, यानी एम्प्लॉयमेंट पे ले और उनको अलाउ करे कि भाई आप जॉब ढूंढ लें और फिर वो ट्रांसफ़र दे दे। तो इस मैकेनिज़्म पे काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं जॉब और उनकी हो रही है। मैं कुछ गाइडलाइन दे दूं जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से CA, ACCA, ICMA, CFAs जो जॉब ढूंढना जाना चाहते हैं, क्वालिफाइड या पार्शली क्वालिफाइड, 7 से 11,000 के रियाल के बीच के अंदर इस तरह के काम लग रहे हैं। और 7 से 11,000 रियाल में यानी किसी के 3 महीने के कम हैं, 6 महीने तक के जो है 11,000 हाई साइड पर हैं। यानी इकामे की वैलिडिटी इसके अंदर आपने ढूंढनी है। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो फिर आपने मज़ीद पैसे देने हैं उसको रिन्यू करवाने के लिए। ये कॉस्ट का एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। एक और कॉस्ट का एलिमेंट आपके जहन में होना चाहिए कि रनवे आपने 6 महीने का रखना है, ठीक है। रनवे आपका हमेशा 6 महीने का, यानी जहन में हो कि आप 6 महीने तक मतलब किसी जॉब पे नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो 6 महीने की वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो तकरीबन 18 से 20,000 रियाल बनती है एक आदमी की, क्योंकि वो आप किसी से अपार्टमेंट शेयरिंग पे रह रहे होंगे, 18 से 20,000 रियाल आपके पास वो हों। 7 से 11,000 रियाल में आपने अपना वीज़ा अरेंज किया, टिकट कॉस्ट आप अलग रखें, लेट्स से कि 1,500 रियाल टिकट कॉस्ट है, तो 7 से 11,000 रियाल टिकट कॉस्ट, 1,500 रियाल। वहाँ से आप मैं सिर्फ सऊदीया की बात कर रहा हूँ, और 18 से 20,000 रियाल आपने रख दिया 6 महीने का रनवे, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग शामिल है, किराया, कम्यूटिंग, आपकी जो आप खाएं पिएंगे वहाँ पे, वो सब चीज़ें। 6 महीने मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो रख दिया है, ठीक है। अगर आप स्किलफुल एक्सपीरियंस लेके जाना, अच्छा यंग लोग जो जा रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इनका यहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं है वो वहाँ जा रहे हैं, वो स्ट्रगल करेगा। अभी से मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न क्या है कि इस लेवल पर वो सऊदी प्रेफर करते हैं। इवन मैं भी सऊदी प्रेफर करूँगा हायर करना, ठीक है। तो वो जो बंदा जो कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके वहाँ जा रहा है, या 5 साल का एक्सपीरियंस, अंडर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि वो लेवल सऊदीनाइज्ड हो चुकी है। उनको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए जो ऊपर आकर मैनेज करें और स्ट्रक्चर डेवलप करें, ठीक है। तो वो लोग जो जा रहे हैं उनका मैंने आपको बजट का भी थोड़ा आइडिया दे दिया कि अगर आपके पास तकरीबन 30 से 40,000 रियाल आपके पास हैं, जिसके अंदर आपकी इकामा की कॉस्ट, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपके वहाँ के 6 महीने का रनवे, ये अगर हैं 40,000 रियाल हैं, तो अब आप कंसिडर करें वहाँ पे जाने का जॉब ढूंढने के लिए। जॉब ढूंढते हुए आपको जहन में होगा 6 महीने का रनवे, इसका सीज़न स्टार्ट होता है ईद की छुट्टियों के बाद, ठीक है। जैसे रमज़ान ख़त्म हो, ईद की छुट्टियाँ हुई, 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ होती हैं, उसके बाद शुरू होगा सीज़न, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। मैं बात सिर्फ फाइनेंस प्रोफेशनल्स की कर रहा हूँ। तो फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो हैं वो ये 6 महीने का पीरियड है, ईद से दिसंबर तक का। अगर आप दिसंबर में आते हैं तो वो रनवे शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप आए ऑफ पीक सीज़न के अंदर, उस टाइम सब लोग बिज़ी हैं, एयर एंड आ गया है, कोई आपकी हायरिंग वगैरह नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंटली कम होती हैं, जॉब पोस्ट ही नहीं हो रही होती, मार्केट में जॉब ही नहीं होती, पोस्ट ही नहीं कर रहे होते लोग ओपनिंग फ्रीज कर देते हैं। ये वो टाइम है जब बजट ट्रांजिशन भी होता है, यानी आपने इस साल का हायरिंग बजट कंज्यूम कर लिया होता है, अब आप वेट कर रहे होते हैं नया बजट आएगा, बोर्ड अप्रूव करेगा फैब के अंदर, फिर मैं स्टार्ट करूँगा स्पेंडिंग, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल नवंबर में आपने अप्रूव कर दिया, लेकिन आप वेट करेंगे जनवरी में नया साल शुरू हो तो फिर मैं स्पेंडिंग स्टार्ट करूँ। नया साल शुरू होता है, नया बजट आता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि पहले लोकल को किसी को हायर करें। अगर वो नहीं मिलता 6 महीने तक रोक के बैठते हैं उसको, नहीं मिलता फिर वो एक्सपेक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। साइकिल समझा रहा हूँ आपको ऐसा क्यों है, यानी दिसंबर से मई के बीच में
क्यों हो जाती हैं स्लो हायरिंग, या दिसंबर से अप्रैल के बीच में क्यों हो जाती है स्लो हायरिंग, उसका रीज़न समझा रहा हूँ आपको। तो आपने अगर प्लान कर रहे हैं आज़ाद इकामा लेके जाने के लिए, आपने ईद के फ़ौरन बाद आने का करना है वहाँ पे, और फिर एग्रेसिवली ढूंढना है, और ढूंढते हुए आपने फोकस करना है कि आपका सबसे पीक टाइम यही है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वो टाइम, अभी सीज़न चल रहा है, हायरिंग सीज़न चल रहा है, ये सीज़न आपने कैच करना है, लोगों से कनेक्ट करना है। हमने केस से हेल्पिंग हैंड के नाम से एक कम्युनिटी हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ बनाई हुई है, जिसमें वो लोग तमाम फाइनेंस प्रोफेशनल को हेल्प कर रहे हैं। मुझसे कनेक्ट करें, आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करें तो मैं आपको उस कम्युनिटी से कनेक्ट करवा दूंगा, या अगर आपके कोई और दोस्त है वहाँ पे ऑलरेडी तो वो आपको कनेक्ट करवा देगा। वो मेंटोरशिप प्रोग्राम भी दे रहे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, इंटीरियर पंजाब से लोग आ रहे हैं, ठीक है, KPK से भी आ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस और स्किल सेट वैसा नहीं है जैसे बड़े शहरों। लाहौर का बंदा है, उसमें क्लियर फ़र्क दिखेगा अगर आप किसी मुल्तान के बंदे को से देखेंगे, क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं है वो, ठीक है। तो उस एक्सपोजर को ब्रिज करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी सैलरी पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी आराम से 30-35 पे हो सकती है, लेकिन क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, ही इज़ अनेबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो 20-25 पे भी तैयार है आने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं ज़ाहिर एक पर्टिकुलर बंदे की बात करूँ जिसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है नंबर ऑफ़ ईयर्स का। तो उसके लिए हमने मेंटोर मेंटी सेशंस प्लान किए हुए हैं वहाँ पे, कैसे हेल्पिंग हैंड के थ्रू होते हैं, जिसके अंदर हम वीकली मिलते हैं, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, गलतियाँ करते हैं लोग, उनको हम बताते हैं कि इस तरह गलतियाँ नहीं करें। सऊदी कल्चर को समझाते हैं कि भाई ये पसंद करते हैं, ये पसंद नहीं करते। जैसे सऊदी कल्चर खुशबू को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप उनके मॉल पे जाएंगे, उनकी दुकानों पे जाएंगे, आपको खुशबू ज़रूर मिलेगी। एयरपोर्ट पे जाएंगे, दे इन्वेस्ट इन इट, उन्होंने बाकायदा इन्वेस्ट किया होता है। मॉल कितना बड़ा सेटअप होता है मॉल का। लकी वन समझ लें कि बेबी मॉल है सऊदीया के मॉल्स के सामने। हालांकि लकी वन में ख्याल है कराची का सबसे बड़ा मॉल होगा, लेकिन सऊदीया के मॉल के सामने बेबी मॉल कहूँगा मैं इसको, बिल्कुल छोटा सा मॉल है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लकी वन के अंदर हर जगह, हर चप्पे चप्पे में खुशबू आनी चाहिए, तो आप कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उसको इंश्योर करना है कि हर जगह पे परफ्यूमर्स लगे हुए हों। समझ रहे हैं बात? तो ये जो है ना, आपने वहाँ आपको मिलेगा, वो उसको सीरियस लेते हैं। इसका मतलब जब आप किसी इंटरव्यू में प्रेजेंट हो रहे हैं तो आपने खुशबू में नहा कर नहीं, एटलीस्ट कमन से आप खुशबू आनी चाहिए आपके पास से, ठीक है। अच्छा परफ्यूम लगा के जाए, अच्छा परफ्यूम लगा, वो उसको वैल्यू करते हैं, ठीक है। अब एक आदमी आपसे मिलने से पहले परफ्यूम से आपको जज कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है अच्छा वो ऐसे लोग भी नहीं है जैसे फ्रेंच लोगों के बारे में कोई नहाते नहीं इस वजह से परफ्यूम लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वो रोज़ाना नहाते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, लेकिन परफ्यूम पसंद करते हैं, कल्चर का पार्ट है खुशबू लगाना, ठीक है। इसी तरह आपको भी पता होगा मदीना में आप जाएंगे तो लोग ना आपको इत्र लगा के चले जाएंगे, यहाँ पे सब मस्जिद नबी में बैठे हुए ना, क्योंकि वो उसको अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो उनके कल्चर का पार्ट है। और ये मेरे ख्याल से हमारे नबी के पीरियड से भी ये चीज़ चलती हुई आ रही है। उन्होंने भी खुशबू पे एम्फेसाइज़ किया है कि जुम्मे के दिन खुशबू ज़रूर लगाओ, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब लोग जो है हमारे पाकिस्तानी उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तानी नहाते भी नहीं है रोज़ाना, तो उनके पास से प्रॉपर स्मेल आ रही होती है पसीने की, ठीक है। अब ये चीज़ हमको बतानी पड़ती है, ठीक है। ये एजुकेशन अगर वो आए या कल्चर ही वो इस तरह, इस कल्चर उस कल्चर में फ़र्क है, तो हमने समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसके थ्रू भी कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सर्कल में आती है, कोई एक्सपर्ट की ओपनिंग होती है, तो हम उसको कनेक्ट भी कर रहे होते हैं, रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, और सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये हम सब काम कर रहे हैं वहाँ पे। कम्युनिटी हमारे दोस्त हैं वहाँ पे कर रहे हैं, मैं भी उस ग्रुप से वाबस्ता हूँ, और मैं भी अपनी जितनी भी लिमिटेड कोशिश है उससे कर रहा होता हूँ। लिंक्डइन पे मोर देन वेलकम, लेकिन लिंक्डइन पे अगेन मैं एक एटिकेट समझाता हूँ लिंक्डइन का, कि लिंक्डइन पे आप किसी से भी इंटरेक्ट करें या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी किसी बंदे से 1-to-1 बात करने वाले हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट अपनी बात मत रखें पहले कि भाई मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं ये हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 15 साल का एक्सपीरियंस, जॉब ढूंढ रहा हूँ, अब GCC आना चाहता हूँ, अब तुम मेरे लिए कुछ करो, ठीक है। आप दूसरे आदमी का पर्सपेक्टिव समझें कि दूसरा आदमी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो आपसे कोई वचन लेकर नहीं आया था ठीक है, कि वो आपके लिए सऊदीया में जॉब ढूंढेगा, या आपसे कोई वादा नहीं था उसका, या उसका कोई उदाहरण नहीं निकलता आप पे कि आपके लिए काम करेगा। आपने पहले कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। और उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, मैं कोई रूड नहीं हो रहा यहाँ पे, मैं रीज़न आपको समझाता हूँ। उसका रीज़न ये कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि हर लेवल के लोगों, सीनियर लोगों से, अपने साथ के लोगों से, जूनियर लोगों से डील करता हुआ है, वो पर्सनली 10 लोगों को जानता है पाकिस्तान के अंदर जो जॉब ढूंढ रहे हैं। आप अननोन है उसके लिए, आपको वो नहीं जानता, उसने आपका काम भी नहीं किया, आपको पता भी नहीं आप कौन आदमी है,
ठीक है। जब आप किसी से इंटरेक्ट करें, आप पहले कनेक्शन बिल्ड करें उससे, ठीक है। कनेक्शन बिल्ड करने के दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करें उस आदमी से, ठीक है, और फिर अपना मौजू लेकर आएँ उससे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ लोग होते हैं जो कि कोल्ड रिस्पांस देते हैं, वो इतने ओपन नहीं होते, तो वो आपसे दोस्ती नहीं कर रहे होते। आपने ट्राई मारी, उसने हाय हेलो बट वन वर्ड आंसर दिया, अब आप क्या दोस्ती करें ऐसे आदमी से, वो बात ही नहीं कर रहा सही तरह। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपने लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट करना शुरू करें अपने नीश के हवाले से, और इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करें, ना ये कि बहुत ज़्यादा हो पब्लिशिंग ऑफ कंटेंट, ना बहुत कम हो, लेकिन आप अपनी एक वर्चुअल ब्रांड क्रिएट करना शुरू करें। हमने कल भी आई कैप के अंदर एक पर्सनल ब्रांडिंग पे करा था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 40+ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये जो इवेंट था और जिस तरह डिज़ाइन किया गया था, इसमें लोगों को ट्रेन करना था कि वर्चुअल ब्रांड क्रिएट करनी कैसे, लिंक्डइन पे कैसे जॉब हंट करने के लिए आप अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप फर्म के अंदर है बिजनेस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके। इस पे था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फ़र्म के बहुत सारे लोग आएंगे, ट्रेनीज़ आएंगे, और बहुत सारे सी लेवल के लोग आएंगे समझने की पर्सनल क्यों हम लैक कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी पर्सनल ब्रांड रिलेटिवली अगर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूँ उसके मुकाबले हमारी कम है, हमें करनी चाहिए। हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिंक्डइन पर अपनी पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं इस स्पेस में काम। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा 200+ एक्सपेक्टेशन थी मेरी, लेकिन 40+ भी इज़ नॉट बैड, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। और वो एक कोर्स डिज़ाइन किया था मैंने 2 घंटे का, जिसके अंदर मैं एक्टिविटी करके वो ट्रेन करूँ लोगों को कि किस तरह आपने पर्सनल ब्रांड डेवलप करनी है, जैसे मैंने अपनी की है। तो ये काम किया था, जिसमें आए भी लोग, जो आए अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं इंकरेज करता हूँ कि अप्लाई करें लोग इस नॉलेज को। तो ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आप जब जाएँ, जैसे आपने बताया फाइनेंस प्रोफेशन की डिमांड है, लेकिन तरीका वारदात बहुत मैटर करता है। तरीका वारदात अगर अनप्रोफेशनल है, ठीक है, तो फिर आप शायद स्ट्रगल करें, और लोग कर भी रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे सऊदियों में लोग इस पॉडकास्ट को देख के मुझसे मुस्तफिक ना हो कि नहीं भाई हम तो स्ट्रगल करें, तो आप तरीका वारदात पे भी तो ज़रा गौर करें ना। अगर आपका रनवे कम है, या आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल्स नहीं है आपके अंदर, लोगों से कनेक्ट करने की स्किल्स नहीं है आपके अंदर, आपकी कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है लिंक्डइन पर, आप बस अप्लाई करे जा रहे हैं, 100 जॉब पे एक्सपेक्ट करें लोग आपको क्यों, आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? स्टैंड आउट आप तब करेंगे जब आप 100 लोग CV पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल ब्रांड भी है, तो ये 2 लोग खुद ही स्टैंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर लोगों के रिज्यूमे बिल्डिंग पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, वो भी नहीं आती लोगों को, उसमें भी गलतियाँ की हुई हैं, उसमें भी पता नहीं क्या है, कहानियाँ लिखी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिवली दिए जाते हैं। ATS कंप्लाइंट CVs नहीं बनाना आती लोगों को, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से कंप्लाइंट CV जो है वो स्टैंड आउट करती है कि उसमें एक बॉट भी होता है बीच के अंदर। आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, 2000 CV आती है, बॉट शॉर्टलिस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि ये CVs हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुमसे रेलेवेंट है, क्योंकि वो ATS कंप्लाइंट होती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसमें आप लैग कर रहे हैं। ओपनिंग्स बेतहाशा हैं, बहुत जॉब ओपनिंग्स हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे अकाउंटेंट वहाँ जा सकते हैं, अभी इतनी ओपनिंग्स हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट करना अपने को नहीं चाहते, पर्सनल ब्रांड आपकी वीक है, ATS कंप्लाइंट CV नहीं है, रनवे आपका नहीं है प्रॉपर्ली, प्लानिंग नहीं है, कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं है, लोगों से कनेक्ट करना नहीं आता, आपको कोई जानता नहीं है वहाँ पर, तो यू विल स्ट्रगल। सही। अच्छा, पाकिस्तान कितना बिज़नेस फ्रेंडली है? जो कि हमें यूजुअली हमारा परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान इतना कोई बिज़नेस फ्रेंडली मुल्क नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के बहुत क्रिटिकल इशू हैं पाकिस्तान के साथ। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बेहतर हुई है या बेहतर होना चाहिए, या पाकिस्तान एक बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री है या नहीं है, या अगर इसको बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री बनना है तो हमें क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? अभी जो एडवाइज़र हैं, मेरे ख्याल से एडवाइज़र टू PM ही हैं, वो काम कर तो रहे हैं इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान बाय फार बहुत पीछे है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर, ठीक है। यानी ये मैं बात कर रहा हूँ बीइंग पाकिस्तानी, यानी मैं पाकिस्तानी होते हुए भी मुझे इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने कंपनी SCCP से ऑनलाइन बना ली, मैं खुश हो रहा हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में और 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है। टू कनेक्ट विद वेंडर्स, टू कनेक्ट विद सप्लायर्स, टू कनेक्ट विद कस्टमर्स, टू इस्टेब्लिश योर टीम, टू हायर द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद रेलिवेंट अप्रूवल्स, ठीक है। कनेक्ट विद द टैक्स अथॉरिटीज़, आपका SRB FBR में ओवरलैप है,
ठीक है। SRB आके मुझे नोटिस भेजता है, अगर मैं FBR में कर लूँ तो SRB मुझे दो, मैं तुम्हारी सर्विस का लूँगा, ठीक है, टैक्स लूँगा। FBR बोलता नहीं मैं लूँ। अब ये आपने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ठीक है। वाक़तन SRB से पहले बहुत रिलेटिवली आसान था, SRB ने कॉम्प्लिकेट की हैं चीज़ें आकर, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोविंशियल को एम्पावर तो कर दिया, लेकिन आपने स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं किया उसको, और स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं किया, उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया कि एडिशनल एक रेगुलेटर आ गया, वो भी टैक्स लेने आ गया। अब ऐसा लगता है दो टैक्स दो जगह देना है मुझे, ठीक है, मैंने SRB भी अगर बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो इस सारी सूरत हाल से, और फिर आप कैसे रिपैट्रिएट कैसे कर, पैसा कैसे बाहर निकालें, इन्वेस्टर अगर ला रहा है बाहर से पैसा लेकर आ रहा है, कैसे निकालें, उसकी टैक्स आपने इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ इसको, उसका कोई राह ही नहीं छोड़ी उसके लिए कि वो कैसे निकाले। आपकी करेंसी डिटेरियोरेट बार बार होती रहती है, तो उसको ये प्रोटेक्शन भी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। या तो आप करेंसी पैक कर लें किसी के साथ, और वो कितना प्रैक्टिकल है आपके लिए ये एक अलग बात है। तो ये सारे वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि कॉम्प्लिकेट कर रही हैं पूरा प्रोसेस, और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ना कभी थी ना कभी है, और फ्यूचर में भी कोई ऐसे मुझे प्रैक्टिकल इक़दाम तो नहीं लग रहे कि वो होती हुई दिख रही है। अच्छा, मैं हमेशा रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ। अगर कोई पिछली गवर्नमेंट से करंट गवर्नमेंट को कंपेयर करके बोला नहीं मैं तो ये कर लिया, ठीक है, बहुत सी बात है आपने कर लिया, मैं कंपेयर करूँगा एक इस्टेब्लिश मार्केट से, मैं कंपेयर करूँगा सऊदी से, जो आपसे आगे निकल गया, आपसे पीछे होता था किसी ज़माने में, आपसे आगे निकल गया इस चीज़ों में। सबसे मुश्किल मुल्क था सऊदीया काम करने के हवाले से, कोई सोचता नहीं था कि वहाँ कोई बिज़नेस कर सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुल्क था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको लोकल पार्टनर को इंगेज करना पड़ता था। अब नहीं है ऐसा, अब बहुत आसान है वहाँ पे बिज़नेस करना, ठीक है। 12 से 20 हज़ार रियाल आपके पास हो, आप जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आ सकते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब सऊदीया ने पिछले 2 से 3 साल के अंदर किया है, और जिस कंपनी से मैं वाबस्ता हूँ उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर कि हम डायरेक्ट टेक पे काम कर रहे हैं और हम फिनटेक पे काम कर रहे हैं, तो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, और पॉलिसी मेकिंग पे रेगुलेटर काम कर रहा है। वो जेन्युइनली चाहता है कि लोग आके यहाँ काम करें, तो अगर जब जेन्युइननेस दिखेगी यहाँ पे, यहाँ के रेगुलेटर भी जेन्युइनली काम करेगा, तो आपको खुद चेंज दिखेगा, आपको लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और भागते नहीं फिर रहे होंगे लोगों के पीछे आप साबित करने के लिए कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं। वो खुद दिखेगी, खुद कैपिटल फ्लो करेगा, ठीक है। अभी आपका स्कोर मेरे ख्याल से 100 से भी ऊपर है, राइट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत पीछे है भाई, बहुत पीछे है। तो जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इकदाम लिए आप उनको तो नाकाफ़ी नहीं मानते, मगर आप ख़ुद कोई इकदाम सजेस्ट करेंगे जिनसे आपको लगता है बेहतरी आ सकती है? मैं उनको नाकाफ़ी मानता हूँ नहीं, नाकाफ़ी तो आप मानते हैं, बट कोई और इकदाम सजेस्ट करेंगे जिनसे बेहतरी आ सकती है? मैंने पहले भी जिक्र किया था उसका, और वो है रेकटेक। अगर आप रेकटेक लाएं, लोगों को एलिमिनेट करें बीच में से, आपकी करप्शन भी कम होगी, ठीक है। आपको कराची में सिविक सेंटर की गुंजाइश ही नहीं देखता मैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं सिंध सेक्रेटेरिएट में होने वाले काम सारे जो हैं वो ऑटोमेट हो सकते हैं। इसके अलावा FBR में होने वाले काम सारे ऑटोमेट हो सकते हैं। मैं इन इदारों की ज़रूरत ही नहीं देखता, इसकी ज़रूरत ही नहीं, दुनिया में नहीं है ये इदारे, और ये इदारे सर्विलेंस पे काम करते हैं खाली। रेगुलेटर, हमारा रेगुलेटर एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें नहीं होना चाहिए, ऑटोमेट हो सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब है कि जब आपका रेगुलेटर ऑपरेशन से बाहर निकलेगा, रेकटेक पे काम करेगा, टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, लोगों को खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा जो बैठे हुए बोझ हैं वो, ठीक है। आप बोल रहे भाई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं बढ़ती, रेगुलेटरी टैक्स आएगा, आपका बिजनेस जब आएगा तो वो लोग वहाँ खपेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो मुल्क के लिए काम आए, ठीक है। अभी बैठकर सैलरी खिलाने वाला मुल्क हमारे पे हालात ही नहीं, हम लोन पे चल रहे हैं, राइट, हम लोन लेके लोगों को बैठ के सैलरियाँ खिला रहे हैं जो सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। हमने रेकटेक इम्प्लीमेंट करना है, उन 90% लोगों को फारिग करना है, गोल्डन शेक करके फारिग करें, ताकि वो कुछ और काम कर लें अपना, और जब वो कुछ और काम करेंगे वो इकनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पेन, करप्शन से जान छूटेगी। अगर आपको एक दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए मुल्क का, तो कौन कौन से क्रूशल चेंजेस हैं जो आपको लगता है आपको करना चाहिए, गिवन दैट कि आपके पास सऊदीया का एक्सपोजर है, आप वहाँ का फाइनेंस सिस्टम बहुत करीब से देख के आए, आपको लगेगा कि यार ये चेंजेस सऊदीया को देखते हुए पाकिस्तान में कर दिए जाएँ तो हमारे सिस्टम में बहुत बेहतरी आ सकती है? देखें, ये वो नाइक वाला सीन आप जो एजम्पशन मुझ पर रख के पूछ रहे हैं, उसके अंदर शब्बर जैदी साहब आए
FM तो दूर की बात, उनको तो FBR का हेड बनाया गया। उनकी कॉम्पिटेंस पे, उनकी रेपुटेशन पे, ही वॉज अ ब्रांड, ठीक है, ही इज़ स्टिल अ ब्रांड, ठीक है। अपने जो नीच, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है टैक्स पे, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, या टॉप 10 में तो है ना, ये तो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन हैं वो अपने एरिया के। उनको FBR का हेड बनाया गया, और जो रिज़ल्ट सामने आया कि वो उन्होंने घबरा के छोड़ा कि भाई क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनको काम नहीं करने दे रही, उनको गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। तो अगर मैं भी इस तरह के, और मैं भी आपको बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर आके सबसे पहले कि मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का आदमी हूँ, ठीक है, मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर सऊदीया में करूँ, यहाँ पे आके वही करूँगा, तो क्या मुझे करने देंगे? क्योंकि इससे जाहिर सी बात है कुछ जॉब्स भी जाएंगी गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है, और वो लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एफिलिएटेड हैं, क्या मुझे वो करने दिया जाएगा? क्या कोई ऐसी जो बिटर पिल्स हैं जो कि एक आपको कड़वी दवाई के तौर पे मैं खिलाऊंगा, ये लेना है भाई, ये आपने पीना पड़ेगी अपने लिए। ऐसे ही होता है, बीमार होते हैं पीना पड़ता है ना, बंदा बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे तो केक ही खाना है, ठीक है, मैं कोई दवाई वाई नहीं खाऊंगा, लेकिन हम ज़बरदस्ती देते हैं, हमें पता है उसके लिए वो बेहतर है, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते में जब उसको डोज मिलती रही टाइम पर, वो सही हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो वो डोज देनी पड़ेगी। तो हम अगर पिछले फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी देखें तो वो भी यही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, करने नहीं दिया जाता, और वो फिर घबरा के छोड़ देते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं हमारे, जो अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो इकोनॉमिस्ट होना भी चाहिए, आई एम नॉट द इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो एडवाइज़र के तौर पे आप कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, ख़ास तौर पे जो भी हमारे मसले मसाइल मुल्क के चल रहे हैं अभी, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी वैलिड है वो। अच्छा, आपको अभी रिसेंटली ICAP की तरफ से इमर्जिंग लीडर का अवार्ड मिला, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे, हाउ डू यू फील अबाउट यू आर रिकग्नाइज्ड बाय योर बॉडी? नहीं, बहुत अच्छा लगा, और मुझे फ़ख्र है इस बात की कि मेरी बॉडी ने मुझे, यानी ICAP ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन थी उसके हवाले से। और इमर्जिंग लीडर वो भी नॉन रेजिडेंट मेंबर को देना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की इंकरेजमेंट हमें करने की ज़रूरत है, हमें लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और अपनी इंस्टीट्यूट से भी जो शिकवे हैं मेरे यही हैं कि लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और हमें एक लार्जर पर्पस के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो हाँ, तो एक खुशी की बात है। एक और चीज़ भी है कि आपकी बॉडी आपको रिकग्नाइज़ कर रही है और आपका इतना एक्सपोजर भी है बाहर, तो आपको नहीं लगता कि जिन प्रोफेशनल्स का बाहर एक्सपोजर है, नाउ दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर देम कि वो अपनी कंट्री को आके सर्व करें, यहाँ भी कुछ करें, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल्स हैं वो बेहतर एक्सपीरियंस के साथ बाहर जाएँ? देखें, एक साहब आए थे, यही साहब करके 200 लोगों की टीम भी इन्होंने बनाई थी, सारे टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल्स थे, अपने अपने, कोई US छोड़ के आया था, कोई 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 GCC छोड़ कर आया था इसी ट्रस्ट के साथ। लेकिन अगेन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने उनको काम नहीं करने दिया, और आखिर में वो 10 से 12 अफराद रह गए थे, आपको भी पता होगा, और वो साहब अभी खुद जेल में बैठे हुए हैं, तो अब वो लोग भी वापस चले गए। तो इस तरह लोगों का बिलीफ सिस्टम हिलता है। तो अगर आप सिस्टम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप चाहें कि कोई आदमी आकर आपके सारे जादू की छड़ी घुमाए, सारे मसले हल कर दे, तो ये किताबी बातें, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए आपने कुछ कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे, आपने अलाउ करना पड़ेगा, कोई आदमी जेन्युइनली चेंज करना चाहता है। आपका हेल्थ सिस्टम तबाह बर्बाद है, आपका एजुकेशन सिस्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम किसी भी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम होता है, आपका बदतरीन सूरत हाल से गुजरा है एजुकेशन सिस्टम। फाइनेंस सिस्टम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि उसको फिक्स किया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत संगीन नौइयत की तब्दीलियों की ज़रूरत है। बहुत ही फरसूदा निज़ाम है हमारा, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। और दुनिया पता नहीं किस किस नॉर्डिक कंट्रीज़ में आप जाके देखें, नॉर्वे, डेनमार्क में एक अलग ही लेवल पे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, हैरान रह जाएंगे इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। और फिर बच्चे भी, उनका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया, ठीक है। तो बच्चों से आप इंटरेक्ट करें वहाँ पर, तो बच्चे जो हैं वो स्टोरी टेलर्स हैं। बच्चे स्टोरी टेलिंग मुझे इस प्रोफेशन में नहीं बताया गया, जो मैं ICAP का प्रोफेशनल था मुझे उसमें नहीं बताया गया। मैंने ख़ुद अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करके सीखा, अपने प्रोफेशन में आकर प्रैक्टिकली सीखा और उसके फ़ायदे सीखे। स्टोरी टेलिंग जो है बहुत डिस्ट्रप्टिव नॉइज़ की चीज़ है, और इंसान को सिखानी चाहिए। 12 साल की उम्र तक
यूके का एजुकेशन सिस्टम बच्चे को स्टोरी टेलिंग सिखाता है बस, कि वो किताबें पढ़ना खुद से सीख जाए और स्टोरी टेलर बन जाए, यानी कोई भी चीज़ पढ़ के उसको बेचना आ जाए, ठीक है। अगर ये चीज़ स्किल यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, ठीक है, और हर यूनिवर्सिटी भी नहीं कर रही, तो जो भी इदारे लैक कर रहे हैं, अगर ये चीज़ स्कूल लेवल पर कर दी जाए तो यूनिवर्सिटी पे किसी दूसरे काम पर फोकस करें, राइट। वो आइडियाज़ पे फोकस करें, वो स्टार्टअप पे फोकस करें, किसी और वैल्यू एडिशन पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि उनको जो बच्चा मिल रहा है ना, उसको स्टोरी टेलिंग नहीं आती, ठीक है, वो अपने खोल में रहने वाला बच्चा है, उसको स्टोरी टेलर बनाते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर कोई इकरा से कर रहा है, कोई लम्स से कर रहा है, लम्स के लोग क्यों पॉपुलर हैं? दे आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स, ठीक है। वो कोई भी चीज़, दे आर नॉट, उनकी डेप्थ नॉलेज की वैसी नहीं है जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है, लेकिन स्टोरी टेलर ज़बरदस्त है। उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़बरदस्त सी चीज़ उनको करके बता दे, एक पेज पे लिख के बता दे, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना उनका काम है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी ने उनको इस तरह बनाया है। ये काम स्कूल लेवल पर अगर कर दिया जाए, आप तबाही लोग प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यू नेचुरली वी आर टैलेंटेड पीपल, वो एक हैं। अगर ब्रेन ड्रेन जो कि क्वालिटी लोग हैं जाते रहें और पूरी नस्ल चली जाए बाहर, तो फिर वो एक अलग बात है कि मीडियोकर लोग बच जाएंगे, लेकिन अभी भी जो है वन ऑफ द टैलेंटेड पीपल पाकिस्तान में रह रहे हैं। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को बड़ा सीरियस प्रोफेशन माना जाता है, राइट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक खाका है हमारे जहन में, बड़ा सीरियस बंदा होगा, नंबर्स गाया होगा, राइट, बड़ा डिसेंट पर्सनालिटी होगी। बट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे यूजुअली आपके जहन में ये खाका नहीं आता। बड़े जॉली किस्म के लोग होंगे, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो लोग आम हालात में नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आपका टिकटॉक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सफ़र कैसा रहा? और आपको नहीं लगता कि इससे शायद आपका इमेज अफेक्ट हो रहा है, या लोग फिर आपको इतना डिसेंट या सीरियस बंदा कंसीडर नहीं करेंगे जितना कहते हैं एक यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को किया जाता है? अच्छा, एक एलिमेंट बहुत रेलेवेंट सवाल है, अक्सर लोग समझते इसको पूछते भी हैं। और देखें, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अब सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होता है। यानी अगर मैं लिंक्डइन मैनेज कर रहा हूँ, वो मेरा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और प्रोफेशनल डीलिंग के लिए रखा है, मुझे कोई बिज़नेस डील करनी है, मुझे कोई जॉब सर्च करनी है, या मुझे किसी को हायर करना है, लोगों से कनेक्ट करना है प्रोफेशनली करियर के हवाले से, तो लिंक्डइन है। और अगर मैं पर्सनली, मैं अपने आप को कैसे कैरी करता हूँ या मैं क्या ख्यालात रखता हूँ अपने, वो शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक डिफरेंट वर्स है, ठीक है, यानी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये मेरी इंडिविजुअल लाइफ है और आई एम अ ह्यूमन, और सब इंसान है, ठीक है। अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है लिंक्डइन पे जाके कि भाई कोई सीईओ बन गया किसी कंपनी का, तो अब वो एक आम आदमी नहीं रहा, वो अब हंसता नहीं है। हम सब हंसते भी हैं, रोते भी हैं, घबराते भी हैं, तो ये सब काम हम हर आदमी करता है, सारे नेचुरल इंस्टिंक्ट इंसान के होते हैं। तो जो चीज़ें भी हम नेचुरली करते हैं, तो वो मेरा एक पर्सनल स्पेस है। हाँ, ये है कि अब मैं क्योंकि इन्फ्लुएंसर के उसमें आ गया हूँ कि मेरी अभी रीच बढ़ गई है कि 40,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब मेरी रीच बढ़ गई है, तो मैं एक पब्लिक फिगर का एक वो हो गया, लेकिन वो मेरा पर्सनल आस्पेक्ट है। लेकिन उसके अंदर भी अब जो नेचर ऑफ कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर रहा होता, तो मेरा नॉर्मली यही होता है कि मैं कोई इन्फॉर्मेटिव रखूं, ताकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें, इमिग्रेशन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें, बिज़नेस करने के हवाले से, क्योंकि मेरे स्टार्टअप्स भी हैं, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात कर रहा होता हूँ, बिज़नेस आइडिया शेयर कर रहा होता हूँ। लोग मुझसे रीच आउट भी करते हैं सिनर्जीज़ के लिए, क्रिप्टो करेंसी पे बात कर रहा होता हूँ, स्टॉक्स पे बात कर रहा होता हूँ। तो ये चीज़ है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं समझता हूँ कि हर आदमी, भले वो फाइनेंस प्रोफेशनल हो या ना हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए वो काम कर सकता है। मैंने भी किया, और फायर अप क्लब मैंने बनाया। तो अब मेरा जो सोशल मीडिया का वो है, वो मैं फायर अप क्लब पे बात कर रहा हूँ, और इस क्लब को ज्वाइन करके जो भी मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। ये इस तरह का कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है जो कि जो हमारे गरीबों कहते हैं जो साहब वो बेच रहे हैं, या वो दूसरा जो चाय वाले और अल्लाह वाला, इस तरह के लोग जो कोर्स बेच रहे हैं ना, ये वो चीज़ नहीं है कि आपको कोर्स दे दिया, भले आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, इंटरेस्ट हो, यानी इकिगाई आपका हो ना हो, कोर्स बेच दिया आपको। अब इकिगाई नहीं है, आप कोर्स लेके क्या करेंगे? पूरी प्लानिंग ऑफ़र कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग है 10 से 15 साल की प्लानिंग, जिसके अंदर आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट आपके साथ काम करेगा, यानी कोई भी क्लाइंट जो भी लेना चाहे,
और अफोर्डेबल मींस में, क्योंकि एक आदमी जैसे मैं, अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी कॉर्पोरेट के अंदर $multi-billion वर्थ की कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो नो इंडिविजुअल कैन अफोर्ड मी ईजीली। तो उसके लिए हमने एक अफोर्डेबल प्लान बनाया है कि वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके उसको 10 से 15 साल के उसके पूरी कैश फ्लो स्टडी करके, कहाँ से इनफ्लो आ रहा है, क्या आउटफ्लो कर रहा है, कहाँ वो अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर सकता है, उसका पूरा प्लान स्टडी करके कि कैसे वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है अगले आने वाले 10 सालों में, 7 सालों में, 12 सालों में, मे बी 15 सालों में, डिपेंडिंग कि उसकी ग्रोथ रेट क्या है, वेल्थ ग्रोथ रेट क्या है। तो और उसके लिए फायर अप क्लब के अंदर अब पूरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल किंडल हो गया, या इक्विटी मैनेजमेंट के लिए CFA क्वालिफाइड लोग हो गए, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका पार्ट हूँ, और टैक्स मैनेजमेंट, इसके अंदर टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो टैक्स एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जा सके लोकली और इंटरनेशनली, इंडिविजुअल टैक्सेशन। तो इस सब को हमने टारगेट करते हुए एक क्लब का फॉर्म बनाया कि इस क्लब का पार्ट बने और अचीव करें अपना गोल। बजाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, दो किस्म के लोग मौजूद हैं, या तो वो कोर्स सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को एग्जैजरेट करके, और आप कोर्स सेल कर रहे हैं, अगर आपका एक इकाई नहीं बनता तो आप वो काम कर ही नहीं सकते, आप फेल करेंगे उसके अंदर। 99% लोग फेल कर रहे हैं, उन कोर्स लेकर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। नॉलेज एक्विजिशन हो रही है लेकिन नॉलेज इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ वो फेल कर रहे हैं, और इसी तरह फिर वो स्कैमर्स वाला ट्रीटमेंट आ जाता है और लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा मॉडल ये है कि लोग आपको इंटाइज करते हैं कि आप इन्वेस्ट कर दें हमारे प्रोजेक्ट में। ये दो किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं। एक कोर्स बेचने वाले फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है पिक्चर दिखा के कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिलियनियर बन जाएंगे, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, घर बने हुए हैं, ज़बरदस्त महल बने हुए हैं, आप ये अचीव कर लेंगे। वो उस बंदे का पर्सन लेके गए तो उसने अचीव कर लिया, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो वो उसको दिखा कर आपको कोर्स सेल कर रहे हैं। एक वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आपको बोलेंगे आप हमारे पास पैसा लगा दें, हमारी स्कीम में पैसा लगा दें। वो नहीं, पैसा ही पैसा वाली स्कीम में पैसा लगा दें और फिर वो भाग जाएं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे। मॉडर्न वे इसका क्या है, ये कोर्स सेलर्स। ठीक है, कि उन्होंने कोर्स सेल कर रहे हैं बगैर जाने के, आप कैपेबिलिटी भी रखते हैं, कैपेसिटी भी रखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की नहीं रखते। ठीक है, तो आपको डाइजेस्ट करने का स्टेमिना भी है, आपकी समझ भी आ रही क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये दो किस्म के लोग हैं। ये मॉडल जो है एक तीसरा मॉडल है जिसके अंदर ना कोई कोर्स सेल किया जा रहा है और ना आपको बोला जा रहा है कि आप हमें इन्वेस्टमेंट दे दें, हम आपको नहीं, हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको प्लान दे रहे हैं, और फाइनेंशियल प्लान देने के बाद आपकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ से निकाल लो, अब पोटेंशियल नहीं रहा, जूस नहीं बाकी, अब यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, 30% यहाँ बनाओ, 20% यहाँ बनाओ। तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं आपका, ताकि जब 10 या 15 साल 12 साल आप उस क्लब के साथ रहें, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव के एंड पे पहुँचें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास इतनी सेविंग्स हो कि वो इतनी पैसिव इनकम, यानी आपके पास वेल्थ इतनी हो जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट इतनी कर रही हो कि आपको जॉब पे जाने की, बिज़नेस करने, कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर आप जो काम करें अपनी खुशी के लिए करें, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करें, जो आप करना चाहते हैं, बजाय इसके आप वो काम करें जो आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है जिसके लिए ज़रूरी है कि एक आदमी, मैं समझता हूँ कि $1 मिलियन USD अगर आपके पास है तो ये इतना इनफ है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी बैठ के पैसिव इनकम से कमा सकते हैं। अगर आपने $1 मिलियन कहीं प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किए हुए तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो इतनी काफ़ी है कि एक आदमी, बीवी बच्चों वाला आदमी, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारता है पूरी ज़िंदगी। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मॉडल है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए कैसे आज एक सैलरीड बंदा जो कि 9 to 5 जॉब कर रहा है वो कैसे अचीव करे, ये उसको एक प्रोफेशनल, एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि ई-कॉमर्स की एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, किंडल की एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, वो इक्विटी की एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, लोकल इंटरनेशनल US मार्केट की एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, और प्रोफेशनली सीजन लोग हैं, और उसके साथ साथ वो आपकी टैक्स प्लानिंग की एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, डिजिटल करेंसी की जिसमें क्रिप्टो करेंसीज हो गई उसकी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। तो ये सब एक जगह पे अलग अलग एरिया के प्रोफेशनल, ये नहीं एक ही आदमी सारी बातें कर रहा है, नहीं, एरिया। और इमिग्रेशन भी, अगर आप मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन है, बांग्लादेशी है, मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं कि आपको हेल्प करेगी आप मुल्क से बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि लोग ये सोचते हैं मुल्क से बाहर निकल के तो भाई पार्टी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत चैलेंजेस होते हैं नई इकनॉमी में, नई जगह जाके, नए रूल्स के साथ तहत रहकर, नई एम्प्लॉयमेंट, लिंग्विस्टिक बैरियर भी होते हैं, करेंगे क्या वहाँ जाकर। तो वो फायर अप क्लब आपको गाइड करता है कि वहाँ जाना भी और करना क्या है, कौन सा धंधा अपनाना है, क्या प्रोफेशन अपनाना है, वो भी गाइड कर रहा है फायर अप क्लब। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लब, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। तो फायर अप
club.com, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि इसका नाम भी अपीयर हो रहा है, कि ये चीज़ आप विज़िट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं मॉडल को, और आपको समझ में आती है बात, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोफेशनल्स एक जगह जमा होकर आपको गाइड करने के लिए एज अ मेंटोर हैं आपके साथ, जो आपकी जर्नी में थ्रू आउट रहेंगे जब तक आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर लेते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने का। अच्छा, अपने स्टार्टअप्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। आप मल्टीपल स्टार्टअप्स का पार्ट रहे और कैसे आपने मल्टीपल रोल्स को एक साथ मैनेज किया एंड हाउ यू मेक देम प्रोडक्टिव फॉर ईच स्टार्टअप। अच्छा, स्टार्टअप जो मैंने बताया कि पहला स्टार्टअप का जो हैंड हुआ, ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टार्टअप में भी मैंने आपको बताया कि मुझे पता चला कि इंटेग्रिटी के मसले हैं लोगों के साथ, और फिर मैंने जो है मुझे समझ में आया कि मुझे फाउंडर ढूंढने जो कि उस कॉन्सेप्ट पे ख़ुद बिलीव करता हो, और अगर मैं कहीं और ऑक्यूपाइड हूँ फुली, तो मैं को फाउंडर के स्टेटस में आ सकता हूँ। मैं किसी भी स्टार्टअप में फाउंडर के स्टेटस में नहीं आ सकता, जो मैंने अपनी गलती से सीखा। तो इसका मतलब है मुझे ऐसे फाउंडर को जो कि ख़ुद पैशनेट हो और अपना इकिगाई उस एरिया में देखता हो, मुझे अपना इकिगाई उसके इकिगाई से मैच करना है, और उसको हर वो सहूलत प्रोवाइड करनी है, भले वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए हो, रेफरेंसेस चाहिए हो, उसको टेक्नोलॉजी इनेबल चाहिए, उसको कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो उसके स्टार्टअप कामयाब कर सकती है, वो मैं प्रोवाइड करूँ एज अ को फाउंडर, ठीक है। तो ये काम मैं कर रहा हूँ, और मेरे जैसे मैंने यूके में एक फूड चेन है मिस्टर शपाटर, ठीक है, उसकी फ्रेंचाइज पे हम काम कर रहे हैं, उसका मैं पार्ट हूँ एज अ को फाउंडर, और लीड्स में ऑपरेट कर रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द सऊदीया में आने वाला है, यूएस में जाने वाला है, उसकी फ्रेंचाइज हम दे रहे होते हैं। और उसके अलावा मेविन्स एडवाइज़र है जो कंसल्टेंसी फर्म है, जिसके अंदर बीपीओ हम पूरा शेयर्ड सर्विसेज की हम जो है मैनेज कर रहे हैं लोगों की, यूएस और यूके बेस्ड क्लाइंट की, पाकिस्तान से बैठकर। तो और अब जल्द वो भी जीसीसी में इंशाल्लाह आने वाला है, तो उसके अंदर मैं को फाउंडर हूँ। तो मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे एज अ को फाउंडर, क्या वैल्यू ऐड करूँ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटजी पे एडवाइस करना। और उसके बाद मैंने ई ब्लड का जिक्र किया आपको, हेल्थ टेक है जिसके अंदर हम ब्लड डोनर को ब्लड डोनी से मिला रहे हैं, और ये हम सोसाइटी को सर्व करने के लिए कर रहे हैं, एज अ फिलैंथ्रोपी एक इनिशिएटिव है। और इसके अलावा जो है एक और हमारा स्टार्टअप है जिसके एड वॉच, और वो स्टार्टअप मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इस्टेब्लिश बिजनेस है माशाल्लाह से, वो उसकी बड़ी टीम है, और वो एड टेक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना है, और उसके अंदर मोर देन 100 ट्रेनिंग्स हैं विच वी आर डिप्लॉइंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर तीनों नेचर की ट्रेनिंग्स ऑफर की जा रही हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी हैं, और उसके अंदर हाइब्रिड ट्रेनिंग्स भी हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल एंड फिजिकल ट्रेनिंग्स। तो इस इज़ अ अप एंड रनिंग बिजनेस, और इवन मेविन्स एडवाइज़र को भी मैं स्टार्टअप अब नहीं कहूँगा, इज़ अप एंड रनिंग बिजनेस, अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और नैश फैक्ट वो स्टार्टअप है जिसके अंदर मैं अपने आप को फाउंडर देखता हूँ, जिसके अंदर हमने एक ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, और जिसके अंदर हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, बिजनेस स्टार्टअप से बात कर रहे होते हैं, और इसका मकसद नॉलेज शेयरिंग ही है। वो लोग जो कि पैसिव इनकम की तरफ आना चाहते हैं, वो लोग जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि nashfact.com प्रोवाइड कर रही है, और उसकी एक्सटेंडेड वर्जन नैशफैक्ट का चैनल है, जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन हम मज़ीद यानी क्वालिफाइड प्रोफेशनल अपने एरिया के एक्सपर्ट लोगों को लाएं, उनकी नॉलेज शेयर करें पॉडकास्ट के थ्रू और डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू। अच्छा, जो नए प्रोफेशनल्स अभी मार्केट में एंटर होंगे या हो रहे हैं, जो जनरेशन जी के, उनके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या उनको एडवाइस करेंगे कि प्रिंसिपल क्वालिफ़िकेशन, प्रिंसिपल एजुकेशन के अलावा उन्हें कौन सा स्किल एक्वायर करने की ज़रूरत है? हाँ, बहुत सारे एक्चुअली इनका काम करने का तरीक़ेकार बहुत डिफरेंट है जनरेशन जी का, और ये जनरेशन जो है वो वर्क इन्वायरमेंट को काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है। तो और ये लीडरशिप को भी इसके लिए प्रिपेयर होना है। जो मिलेनियल्स लीडर्स हैं उनको समझना है कि ये इसकी प्रेफरेंस डिफरेंट है इस जनरेशन जी की। जनरेशन जी जहाँ लैक कर रही है वो ये कि वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस वगैरह परस्यू कर रही होती है, फोकस नहीं रख पा रही है, ठीक है। और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस कभी कभार जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कंसंट्रेशन नहीं दे रहे, अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे रहे, तो मुझे बुरा लगेगा। ये बहुत कॉमन है जनरेशन जी के अंदर कि आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो फ़ोन ऐसे ही कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि
एक नया एटिकेट है जिसके अंदर हमें बताना चाहिए उनको। अगर आप किसी दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं तो आप फ़ोन साइड पे रखते हैं, क्योंकि इस तरह डिसरिस्पेक्टफुल है अगले आदमी के जो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मुखातिब है। जनरेशन जी के लिए ये एक बहुत कॉमन मसला है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि उनका अटेंशन स्पैन कम है, ठीक है। वो आपकी बात करते हुए एकदम से उनका अटेंशन वहाँ से हट गया और अब वो मोबाइल में लग गए, ठीक है। फिर कोई ऐसी बात उनको क्लिक करेगी जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, मोबाइल छोड़ के आप की तरफ लग जाएंगे। तो ये स्विच करने की जो सलाहियत है ये जनरेशन जी में पाई जाती है, और मेरे ख्याल से उनको इस पे ओवरकम करने की ज़रूरत है। डीप थिंकिंग की ज़रूरत है कि डीप थिंकिंग कैसे की जा सकती है, डीप प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है, एक जगह लगकर 1 से 2 घंटे या 2 से 4 घंटे कैसे काम किया जा सकता है, ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप कर सके, डीप प्रॉपरली रिसर्च प्रोडक्ट डेवलप कर सके। क्योंकि ये लोग फिर जाके रिसर्च में भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन स्पैन इतना छोटा होगा कि वो कैसे वो करेंगे। दूसरा ये कि यही चीज़ वो जॉब हॉपिंग में भी करते हैं, क्योंकि एक जगह पे जाते हैं उनको नॉट नहीं दिखती है रोल के अंदर, बजाय इसके कि वो ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ देखें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो समझते हैं कि यार मेरे ख्याल से हम इससे ज़्यादा हम ग्रो नहीं कर सकते, और वो मूव आउट कर जाते हैं। और अगर उनको काउंसिल भी किया जाता है, जैसे मैंने एग्जिट इंटरव्यूज़ भी लिए हैं लोगों के, और मैंने उनसे पूछता हूँ भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो उनके पास कोई ऐसा सिवाय इसके कि रेम्यूनरेशन के अलावा उनके पास कोई रीज़न नहीं होता छोड़ के जाने का। और फिर क्या होता है कि जब वो छोड़ के चले जाते हैं, नई जगह वो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को उन्होंने कभी फोकस किया ही नहीं होता या उसको फोकियत दी नहीं होती, तो वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ उनको ड्रिल और माइक्रो मैनेज करने वाला बॉस मिल जाता है। फिर वो पलट के आते हैं कि हमने एक गलत डिसीजन लिया था, ठीक है, हमने इस बात को समझे जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और अब हम आप फंस गए। तो ये एक जनरेशन जी के साथ फोकस का मुझे मसला लगता है। और कैरियर वाइज भी अगर वो फाइनेंस प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं, ग्लोबली मिलियंस में अकाउंटेंट की डिमांड है, जीसीसी में भी है, यूएस में है, यूएस गैप से आईएफएस कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब है कि वहाँ पे लाखों लोगों की डिमांड निकलने वाली है। तो अगर आप यूएस मूव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यूरोपियन साइड पे भी काफ़ी जो है डिमांड निकलने वाली। इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स अपना प्रोफेशन, जो कि एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट्स थे, वो अपना प्रोफेशन स्विच करके किसी और प्रोफेशन में चले गए, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी निकल आई। और ये काम यूएस में भी हुआ है। तो इसकी वजह से अभी भी अगर मैं करंट बात करूँ, तकरीबन 5 लाख अकाउंटेंट की डेफिशिएंसी है, जिसको मेरे ख्याल से यहाँ के लोग जाके मीट कर सकते हैं, जो भी डेफिसिट क्रिएट हुआ है वहाँ। सही। अच्छा, कोई पीस ऑफ एडवाइस जो आप न्यू यंग जनरेशन के प्रोफेशनल्स को देना चाहेंगे जो अभी क्वालिफाई हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, कि कौन सी पीस ऑफ एडवाइस उनको जहन में रखना चाहिए जो उनको बहुत हेल्पफुल होगी उनके प्रोफेशन में? पिक योर मेंटोर, जितना जल्दी पिक कर लेंगे, ठीक है, और एंड चूज़ डैट मेंटोर वेरी इंटेलिजेंटली। मतलब आपने एक ऐसे मेंटोर को, और मेंटोर किसी की बात, जैसे अक्सर सोशल मीडिया को लोग फॉलो करने लगते हैं, पहले ये देखें कि क्या इस बंदे ने कोई कामयाबी हासिल की है अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस पे वो बात कर रहा है, और वो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आज़ाद चाय वाले की प्रोडक्ट क्या है, ऐसी कौन सी उससे $multi-billion प्रोडक्ट बनाई है, जैसे एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क की प्रोडक्ट मैं आपको लिस्ट गिनवा सकता हूँ उसकी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेपैल, टेस्ला, उसका स्पेसएक्स है, बहुत सारी चीज़ें, न्यूरोलिंक उसका ज़बरदस्त उसका प्रोजेक्ट है। न्यूरोलिंक अभी लाइव नहीं हुआ, लेकिन वो $multi-billion का प्रोजेक्ट है, एंड एनीबडी कैन से अबाउट दिस, राइट, वेरी क्लियर अबाउट इट। बहुत शदीद इनोवेशन है ना उसमें। हाँ, तो अब क्या है कि क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी दिख रही है, ठीक है, पावर का भी उसने ऐसे ही बनाया, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया। तो अगर मैं इस चीज़ को जहन में रखते बात करूं, तो उसका काम बोल रहा है उसके लिए, उसको खुद मंजन नहीं बनना पड़ रहा, जो मंजन कम टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको खुद माउथ फायरिंग नहीं करनी पड़ रही, उसको खुद नहीं बताना पड़ रहा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो बिलियनर हूँ, मैं लाखों लोगों को मिलियनर बना, ये नहीं करना पड़ रहा उसको, ठीक है, सेल्फ सेलिंग नहीं करनी पड़ रही। तो आप पहले ये देखें एक आदमी का काम क्या है, क्या उसका काम उसकी पहचान है, अगर नहीं है तो वो रॉन्ग नंबर है, ठीक है, वो गोलमाल है, वो आपसे कोर्स बेचने वाला आदमी है, डेट्स इट, ठीक है। और अब तो माशाल्लाह से अपनी डिग्री लेकर आ गए हैं इस दफ़ा, वो अपनी डिग्री, इन्होंने 12 लाख की डिग्री बनाई है, वो खुद पहले डिग्री पे बिलीव नहीं रखते, अब डिग्री भी लेकर आ गए, वो डिग्री बेच रहे हैं लोगों को कि आप डिग्री लें 12 लाख की, और उसकी कोई एग्जामिशन बैचलर्स कह रहे हैं उसको, और फिर यूके में किसी यूनिवर्सिटी में उसको बैचलर पार्शल इक्वलेंस मिलेगी। अगर वो बैचलर है तो उसकी पार्शल इक्वलेंस क्यों मिलेगी, इसका मतलब वो बैचलर है ही नहीं, वो कोई डिप्लोमा है, ठीक है, जो उन्होंने खुद से बना के किसी
भटीजा यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करवा ली होगी। एनीवेज, तो अब ये एक एग्जांपल है। उसके बाद दूसरे कोर्स बेचने वाले जो हैं, ये जो हमारे गरीबों करते रहते हैं, वो दूसरे साहब हैं, कोर्स बेचना उनका काम है, ठीक है। तो जितने भी कोर्स बेचने वाले हैं ई कॉमर्स के, ठीक है, उसके अंदर एक सनी अली भी बड़े पॉपुलर आदमी हैं, और उनको शुरू में, क्योंकि फर्स्ट बंदा था जिसने इस पे बात की, तो उसने बड़ी कामयाबी और ट्रैक्शन भी हासिल की। लेकिन मैंने सुना है कि अब वो कुछ कंपनीज़ में डिफ़ॉल्टर भी हैं, और बड़ा अब उसका काम अगेन है कि उसका शुरू का काम अच्छा था, अब वो काम कहाँ है, उसका काम नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब कि इज़ अ प्योर कोर्स सेलर नाउ, ठीक है। तो अगर आपको उसकी प्रोडक्ट दिख रही है कि यार इसने ये प्रोडक्ट बनाई है, ये स्टार्टअप बनाया है, ये सक्सेसफुली कर रहा है। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करूँ, सबसे पहला सवाल मुझसे ही होना चाहिए, क्या आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की है? क्या आप सारे टिक बिठा चुके हैं? अगर आप बिठा चुके हैं तो फिर मुझे आपकी बात सुननी चाहिए, राइट? ये आपका क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहा हूँ और 10 लोग मुझे जानते हैं मेरे प्रोफेशन की वजह से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। मुझे बताना नहीं पड़ रहा कि बड़ा चैम्पियन आदमी हूँ और आप बस मुझसे ये लें और आप भी मेरे जैसे चैम्पियन बन जाएंगे, और मुझे अपने पीछे बैकग्राउंड में गाड़ियाँ बंगले नहीं दिखाने पड़ रहे। ये आपको साइकोलॉजिकली कन्विंस नहीं करना पड़ रहा इसके अंदर। तो नए लोगों से यही है कि अपना मेंटोर देखभाल के चूज़ करें, और वो जो भी मेंटोर हो उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वो कर चुका हो, उस एरिया का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसका काम उसके लिए बोलता हो, उसको चूज़ करें, उसकी बात सुने। मेंटोर आपका बहुत टाइम सेव करता है, ठीक है। इसके मुझे बहुत सी ऐसी चीज़, जैसे कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स में जो मैं लैक कर रहा था, मैं ऐसे ही ऑनलाइन बंदा इधर दिखता उधर दिखता अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा मैं मेंटोर को रीच आउट करता हूँ। मेंटोर को रीच आउट किया, उसने मेरी बात, मतलब उसने सिर्फ मुझे देखा है बोलते हुए, सुना है, और उसने बोला ये बस 4-5 चीज़ें करना छोड़ दो बस। उसने ये नहीं बोला कि ये चीज़ें ऐड कर लो या तुम ये गलत कर, नहीं भाई, ये 4-5 चीज़ें इजाफी करो, करना छोड़ दो, यू विल फील द डिफरेंस। एंड आई रियली फेल्ट द डिफरेंस। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप को मेंटोर बहुत वाइजली चूज़ करना है, कि आप जो भी मेंटोर लें वो आपकी बहुत बड़ी टाइम की जर्नी जो होने वाली है वो सेव कर लें, वो आपको पहले से बता दें। जैसे फॉर एग्जांपल कोच जो करता है कि आप बड़ी ज़बरदस्त बॉलर हैं, स्पीड आपकी ज़बरदस्त है, लेकिन वो आपको ऐसी ट्रिक बताता है, देखो इस तरह करोगे ना इन स्विंग होने लगेगी। उसी से ट्रिक बता दी, इस तरह फेंकोगे बॉल इन स्विंग होने लगेगी या आउट स्विंग होने लगेगी, बस वो ट्रिक आपने सीख ली 1-2 सेशन में मेंटोर के साथ, डेट्स इट, ठीक है। जैसे मोहम्मद रिजवान, आपको याद होगा कि जब तक उसको वो ऑस्ट्रेलियन कोच नहीं मिला था तो ही वॉज़ अ मीडियोकर बैट्समैन, वो ऊपर आता भी नहीं था, ऊपर के लेवल पे खेलता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको ऑस्ट्रेलियन कोच मिला है, उसके बाद वो जो है एक डिफरेंट बैट्समैन के तौर पे सामने लेकर आया। अभी ऐसी बात है कि ही इज़ गोइंग थ्रू विद अ डिफरेंट फेज ऑफ हिज करियर, लेकिन हमने देखा कि उसने कुछ मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली मोहम्मद रिजवान ने। तो यही है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब तक जो आपका करियर रहा है वो तो सक्सेसफुल है सो फार, ठीक है, बट आगे आप क्या देखते हैं? क्या आपके टारगेट्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं जो आपको लगता है मुझे अभी अचीव करना है? मुझे जैसे ई ब्लड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, पैसिव इनकम का टारगेट जिसके मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं, और मैं समझता हूं कि अब वो टाइम है कि मुझे अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहिए ऐसे लोगों पे जो कि अपने लेट 20s में हैं या अपने अर्ली 20s में हैं, बजाय इसके कि वो मिड 30s में आके और लेट 40s में आकर ये रियलाइज़ करें कि इन्होंने तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं की। तो उनको मैं अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। इस तरह की प्रोडक्ट पे, फायर अप क्लब का मैंने बताया ये ऑब्जेक्टिव है, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, और जेन्युइनली आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री एज वेल, कि पाकिस्तान के लिए हम इस तरह का करें। और फ़िलहाल अभी जो मैं हेल्प कर रहा हूँ, जो इमीडिएट बेसिस में कर सकता हूँ, मैं लोगों को यहाँ से बाहर प्लेस करवाने में हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें, और कमर्शियल बेसिस पे नहीं कर रहा है। ये नहीं मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ मॉल से बाहर लॉन्च पे बिठा के पहुँचा दूँगा, डंकी बनाने वाला आदमी नहीं हुआ है। मैं लोगों को गाइड करता हूँ। अगर आप स्किलफुल आदमी हैं और मुझे लगा है कि आप हाईली स्किल्ड आदमी हैं और आपकी इस मुल्क के अंदर डिमांड है, मैं आपको गाइड करके, काम आपने खुद करना है, मैं एज एन मेंटोर ही काम करूँगा इसके अंदर, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करवा दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, ठीक है, यूके इमिग्रेशन से, यूएस इमिग्रेशन से, मैं आपका ये सारा प्रोसेस करवा सकता हूँ, ठीक है। या मेरे अपने कॉन्टेक्स्ट के लोग, मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में भी बैठा हुआ है, यूएस में भी बैठा हुआ है, पोर्टुगल में भी बैठा हुआ है, नॉर्वे में भी बैठा हुआ है, जीसीसी के हर मुल्क के अंदर बैठा हुआ है। तो जब आपकी इतनी बड़ी रीच होती है, इतना बड़ा सर्कल होता है, तो आप कुछ चीज़ पता नहीं होती, मैं मालूम करके ही बता सकता हूँ।
ठीक है। तो ये वो आस्पेक्ट्स हैं जो मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, आप रीच आउट करें, मैं आपको गाइड करूँगा, आप अप्लाई करें, कहीं फंसें फिर आ जाएँ, मैं आपको बता दूंगा, आप निकल जाएँ। जब हो जाएंगे आप सक्सेस स्टोरी बन जाएंगे। तो ये मैं करना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल, इमीडिएटली मैं ये कर रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ बाहर निकलने में। और दूसरा ये कि मैं ऐसा एक इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आराम से करें और इन स्कैमर्स से बचे रहें, जो रियल एस्टेट कभी बेचने आ जाते हैं, कभी ई-कॉमर्स बेचने आ जाते हैं, कभी क्रिप्टो बेचने आ जाते हैं, कुछ भी सेल करने आते हैं और आप समझ नहीं पाते उनकी बात, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट कोड सेलर्स ही हैं। अच्छा, एक साहब व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड है कि क्रिप्टो के एक्सपर्ट बनकर, मतलब पहले आप टॉक शोज़ वगैरह कर लें, अपना नाम बना लें और फिर आप बताएं कि मैं क्रिप्टो में एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। अच्छा, एजुकेशन कोई नहीं, वो इंजीनियर ही हैं अभी ह्यूमैनिटी के, वो आकर जो है वो सेल कर रहे हैं कि क्रिप्टो में। खैर उन्होंने माशाल्लाह इतना पैसा बना लिया, वो यूएस पढ़ने गए हुए, देखें पढ़ के आगे शायद उनका दिमाग खुले और उनको बेहतर लोगों को एडवाइस देना आ जाए। सही। अच्छा, एक चीज़, एक बंदे का ज़िंदगी के अंदर टारगेट होता है, सही है, वो अपने आप को कहीं देखता है। तो आपके जहन के अंदर क्या है जब आप 10-15 साल बाद रिटायर्ड होंगे, जब भी आप रिटायर होते हैं या अर्ली रिटायरमेंट में चले जाते हैं, तो क्या लेगेसी आप पीछे छोड़ के जाएंगे? आपके जहन में क्या है कि जब कोई मुझे याद करे तो कोई एक लफ्ज़ उसके जहन में आए मुझे याद करके? एक चीज़ जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो गो गेटर है, कि यानी अगर कोई बंदा मुझे कोई काम बोले तो उसको ये पता हो कि यार ये बंदा काम करने की सलाहियत ये कर देगा, ठीक है, यानी एक ये इम्प्रेशन तो हो। या अभी अभी भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ और यही वो कॉम्प्लीमेंट है कि जो मुझे मोटिवेशन देता है कुछ करने के लिए, किसी के लिए। कोई बंदा बोलता है यार ये गो गेटर है, ये बंदा कर देगा, तो ये जो चीज़ है ना गो गेटिंग वाली, कि ये आप अगर कैपेबिलिटी बिल्ड कर दें तो आपको लोग अच्छे उसमें करें। और फिर ये कि आप हेल्पिंग माइंडसेट में, हर चीज़ आप कमाने के लिए नहीं रख सकते, आपने कभी जेन्युइनली लोगों को हेल्प भी करना होता है, क्योंकि जितना आप लोगों को देंगे अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि पलट के आपके पास आएगा, वो भी मल्टीप्लाई होकर। अगर आप एक बंदे को, किसी एक बंदे के रोज़गार का वसीला बनेंगे, अल्लाह ताला आपको 10x करके वापस करेगा। ये एक सिस्टम है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम, कुदरत का निज़ाम है। तो ये आपका बिलीव होना चाहिए कि जब आपको लोग देखें तो गो गेटर और एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे देखें, ठीक है, कि यार ये बंदा है, मैं ऐसे जब भी मैं रीच आउट किया इसने मुझे कुछ ना कुछ हेल्प किया, पैसों से या किसी और तरह से नहीं कर सका, उसने बस ऐसी बात मुझे बता दी जिससे मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। सही। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना टाइम दिया। आई बिलीव हमारे ऑडियंस को भी आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।